नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कांग्रेस के घोषणा पत्र से कुछ मुद्दे उठाकर अपने हिसाब से व्याख्या की थी तो उन पर हेड स्पीच देने का आरोप लगने लगा और चुनाव आयोग ने बीजेपी को नोटिस भी जारी किया। अब जब कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने वोट जिहाद का नारा बुलंद कर दिया है तो विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस की सरकार में कानून मंत्री और विदेश मंत्री तक के बड़े पदों पर रहे और उनकी भतीजी इस समय समाजवादी पार्टी की उभरती नेता मानी जाती हैं। यूपी के फर्रुखाबाद की एक जनसभा में उन्होंने खुलेआम लोगों से वोट जिहाद करने की जो अपील की है उसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या मारिया की जुबान फिसल गई या फिर जानबूझकर एक एजेंडे के तहत ऐसा किया गया? अगर चुनाव के दौरान जाति और धर्म का इस्तेमाल ऐसे ही किया जाएगा तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज में उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीएनआरसी में जेलों में बंद हैं और आपको बता दें, मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर वोट का जिहाद होगा तो वो हिंदुओं के खिलाफ होगा। ये जो सोच है, इस सोच को उजागर करना हमारी प्रतिबद्धता है और हमें विश्वास है कि कानून अपना कार्य कर रहा है। ऐसे जो पाखंडी, ढोंगी और अराजक तत्व हैं, पीडीए, पाखंडी, ढोंगी और अराजक तत्व, इनको सजा जरूर मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी। देख सकते हैं अब लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं मारिया आलम किस तरह फर्रुखाबाद की सभा में वोट जिहाद की अपील कर रही हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रही हैं कि जो मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। इससे भी बड़ी बात, जब उनसे इस बयान के बारे में सफाई मांगी गई, कहीं आपकी जबान फिसल तो नहीं गई, तो उन्होंने कहा जो बोल दिया सो बोल दिया, यानी कि हमारे यही विचार हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वो बगल में बैठे हुए थे और इसके बाद सवाल खड़ा होता है, जब बीजेपी को क्या ऐसे में मौका नहीं मिल जाएगा जो एजेंडा है जो चुनाव का वो शिफ्ट करने का? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, जो है लगातार चुनाव में कोई ना कोई ऐसा बयानबाजी हो जाती है जिससे चुनाव का मुद्दा सेट करने की कोशिश की जा रही है। लंबे समय से जब विपक्ष लगातार आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठा रहा है तो बीजेपी उसकी काट के लिए कहीं ना कहीं धर्म के मुद्दे को बीच पर ले आती है। तो इस तरह उनको बैठे बिठाए एक तरह से प्लेट में सजाकर ये मुद्दा देना क्या कहीं की अक्लमंदी है? और क्या विपक्ष ने इसका खंडन अभी तक क्यों नहीं किया? इस पर चर्चा करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं अमित तिवारी, नेता बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित तिवारी जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीयूष श्रीवास्तव जी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया था, आप लोगों ने उसे हेड स्पीच कहा, चुनाव आयोग में शिकायत की, बीजेपी को इसके खिलाफ नोटिस भी जारी हुआ। अब इस नोटिस का क्या हुआ ये तो पता नहीं है,
लेकिन चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया। अब आपके ही नेता, आपके इंडिया गठबंधन के नेता मारिया आलम हेट स्पीच जैसा बयान दे रही हैं, वोट जिहाद की बात कर रही हैं। पहली बात तो ये वोट जिहाद होता क्या है, और दूसरा ये किस तरह का जो है एजेंडा है जिसको आप लोग चालू जारी रखने दे रहे हैं? देखिए, जहां तक बात आपने किया चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग ने केवल नोटिस ही दे सकती, उसके ऊपर उसके पास कोई कार्रवाई करने के लिए वो नहीं है। वो कार्रवाई केवल विपक्षी नेताओं की करेंगी, वो कार्रवाई केवल विपक्ष के लोगों की करेंगी। वो सरकार में बैठे हुए लोग की कार्रवाई नहीं कर सकती। और जो आप वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चीजों को आज बांट रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जरूरी है मुझे अपनी बात शुरुआत करने से पहले, जो लोग आज इंजेक्शन लगवाए हैं उनके साथ क्या स्थिति हो रही है। और वही कंपनी भारतीय जनता पार्टी के में, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे, मैं आ रहा हूँ आपकी बातों पे। आप क्या स्थिति हो रही है, और जो आप वोट सियासत की बात कर रहे हैं, सबको जानकारी है भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों की सियासत करने वाली पार्टी है। वो केवल वोट की सियासत करती है। जिस हिसाब से मतदाता इस समय नाखुश है, मतदाता के अंदर जिस हिसाब से रोष है, मतदाता जिस हिसाब से कंफ्यूजन की स्थिति में है, और इस बार मतदाताओं ने एक चीज और ठान लिया, भारतीय जनता पार्टी को शासन और सत्ता से उखाड़ फेंकना है। 24 में दिल्ली और 27 में लखनऊ से उखाड़ फेंकेंगे इस बार। कहीं कोई दो रात, कहीं कोई संशय, कहीं कोई संदेह नहीं। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर किस तरीके से घबराहट है। आज मुद्दा विकास का होना चाहिए। क्या विकास के मुद्दे पे चुनाव अरे हो रहा पीयूष है? श्रीवास्तव, यही तो पूछ रहा हूँ, मुद्दा विकास का होना चाहिए। आपके नेता बयान दे रही है वोट जिहाद के बारे में, उस पर आप लोग चुप्पी साधे हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि आज मुद्दा चुनाव विकास की होना चाहिए, तो जो लोग 10 साल से सत्ता में बैठे हैं, प्रश्न उनसे भी पूछना चाहिए। उनसे प्रश्न पूछा जा रहा, अभी तो आपसे पूछा गया, आप जवाब दीजिए। आप सबको, पूरे देश की जनता को पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, यही भाजपा है जो नॉर्थ और साउथ में बांटने की बात कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो 80 करोड़ लोगों को रोजगार लाइन में लगाने का काम किया है। हम सब मानते जब 80 करोड़ लोगों को नौकरी मिलती और वो एक तरीके से अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को और अपने देश को मजबूत बनाने का काम करते, राजनीति इसमें होनी ही नहीं। श्रीवास्तव जी, सब बातें करेंगे आप, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है, डॉक्टर नितेन के पास जाता हूं मैं। डॉक्टर नितेन जो है, आप लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म को मुद्दा बना रही है। अभी आपकी नेता हैं मारिया आलम जी, फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद जी की भतीजी हैं। सलमान खुर्शीद इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के विदेश मंत्री तक रहे, कानून मंत्री रहे, वो बगल में बैठे थे और वोट जिहाद की अपील की जा रही है, हुक्का पानी बंद करने की बात कही जा रही है। क्या ये गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है? और आपके नेता क्या वो नहीं है? क्या आप उनके विचारों का समर्थन करते हैं? और अभी तक आपने खंडन क्यों नहीं किया? नवीन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और देश के प्रधानमंत्री तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, मंगलसूत्र तक गिर गए, इस पर कोई टिप्पणी करने की बजाय आप एक पकड़ जिहाद, मुझे लगता है कि आप तो बहुत सीनियर पत्रकार है और आपको जिहाद का मतलब तो पता होगा। हमने तो शुरुआत ही प्रधानमंत्री के बयान से की थी और प्रधानमंत्री के हमने बयान पर शो भी किया था, कर और आप भी शायद उसमें थे, जिसमें हमने कहा था कि हेट स्पीच का मामला है। हम पे सवाल बताइए, जवाब दीजिए। अब यहाँ बिल्कुल, अब यहाँ आपको मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए थोड़ा सा। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, इसकी तो अपील चुनाव आयोग कर रहा है कि पहले जलपान मतदान, फिर जलपान, अधिक से अधिक मतदान, पूरी ताकत के साथ मतदान। अरे भाई, जिहाद का मतलब भी तो यही होता है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और शिद्दत से उस काम को करना, पूरी ताकत से प्रयास करना। तो अगर कोई कह रहा पूरी ताकत से वोट डालो, तो इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात होगी जिसको आप मुद्दा बनाने जा रहे हैं? अगर वही हम भी नेता है, हम भी मंच पर भाषण करते हैं, हम कहते हैं पूरी ताकत से एक एक वोट को निकालना,
अपने घरों से निकल कर एक एक वोट बूथ तक पहुंचा देना और एक एक वोट डलवाने का काम करना, इसमें क्या बात है भाई? अरे ताकत और प्रयास के साथ किसी काम को पूरा करने के लिए वोट डालने की अपील करने, इसमें कौन सी आफत आ गई? इसमें किसके पेट में दर्द होने लगा? क्या कहाँ दर्द पड़ गया? और ये क्या है, वोट डालने की अपील की गई है ना? पानी बंद कर दो, जो बीजेपी की सभा में जा रहा है, जो मुस्लिम जा रहा है उसका हुक्का पानी बंद कर दो, ये कानूनी भाषा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात गलत है। इस बात का मैं खंडन करता हूँ। हमें कोई, ये लोकतंत्र है, निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, आप वोट डालने की अपील करने का पूरा अधिकार रखते हो, लेकिन कोई किसी दूसरे को वोट देता है, चाहे कोई किसी समुदाय का क्यों ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए और उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। ये निंदनीय है, इसकी मैं आलोचना करता हूँ। तो क्या आप अपनी पार्टी के नेता पे कोई कार्रवाई करेंगे, कोई पूछताछ करेंगे उनसे? निश्चित रूप से पार्टी के नेता इसको संज्ञान में लेंगे और इस पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी होगा। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से भी कहता हूं और उनको नेताओं को भी सलाह देता हूं कि ऐसी कोई भी विवादित बात जो किसी के लिए ठेस पहुंचाने वाली हो, उससे बचना चाहिए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या हमारे नेता हो। ठीक है, आपने लव जिहाद की जो व्याख्या की थी वो विवादास्पद है। मैं डॉक्टर इंदुकान जी से को रिक्वेस्ट करूंगा, बताइए जिहाद शब्द क्या होता है, किताबों में, डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है? जहां तक वोट जिहाद वोट में मिला दिया जाए तो क्या मतलब निकलता है उसका? नवीन जी नमस्कार, हमारे जितने को पहले से सभी को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी ने जितना अच्छा एक्सप्लेन किया जिहाद को, ये इनकी पूरी योग्यता को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे कोई जो ज्ञानी व्यक्ति है किसी भी चीज को कैसे परिमार्जित कर करके, इसीलिए तो प्रवक्ता बनाया गया उनको, डॉक्टर साहब को। देखिए एक बड़ी चीज है नवीन जी कि बहुत सारे शब्द समाज में या भाषा विज्ञान में ऐसे होते हैं जिनके अर्थ अगर आप शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो कुछ और होता है और उनका रूढ़ अर्थ कुछ और होता है। आज पूरी दुनिया में जिहाद शब्द बोल दीजिए, उसके बाद लव जोड़ना है कि रिलीजन जोड़ना है कि वोट जोड़ना है, वो सब अलग बात है, लेकिन जिहाद शब्द आते ही सबके दिल में, मन में, मस्तिष्क में क्या आता है, आई एम श्योर कि ये डॉक्टर नितेंद्र यादव से छिपा नहीं होगा। और उन्होंने ये बात, बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि ये गलत कहा उन्होंने कि आप ऐसे लोगों का हुक्का पानी बदलना चाहिए। क्या इस पे भी वो कहेंगे कि ये गलत है कि एक अकलियत के लोग, धर्म के लोग एकजुट होकर के सिर्फ एक पार्टी को वोट दे? ये क्या धर्म के नाम पे वोट मांगना नहीं है? और ये कहां तक मतलब क्षम्य है और ये स्वीकार्य हो सकता है किसी समाज में और किसी लोकतंत्र में? और यही इसी ढंग की बातें देश के विभाजन के पहले जिन्ना किया करते थे कि अकलियत के लोग एक होकर करके हमारे पीछे खड़े हो जाओ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इस देश से अलग हो गया। इस ढंग के स्वर किसी भी पार्टी से आए उस पर तत्काल बंदिश होनी चाहिए, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे। और ये तो कैमरे पे पकड़ा गया, अंदर खाने में पत्रकार के नाते मैंने देखा, नवीन जी आपने भी पक्के तौर पर देखा होगा, मैं वाराणसी में था 2009 और 2014 के इलेक्शन कवरेज के दौरान। 2009 में जिस समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एकला चलो कांग्रेस को खड़ा करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे, और कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी। मैंने स्वयं देखा कि किस तरह से, माफी के साथ नाम के साथ कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी और सलमान खुर्शीद जी, जिनका आपने नाम लिया, दोनों लोगों ने घूम घूम करके वाराणसी में एक एक कंस्टिट्यूंसी में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में अकलियत कहे जाने वाले समुदाय के लोगों क्या रात रात को मीटिंग की और ये बताया कि अकलियत के लोगों को कैसे वोट देना चाहिए एकजुट होकर के, कि उनका वोट बटे न। क्या यही देश में लोकतंत्र है? और अगर मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करता हूं, अगर संघ या भाजपा के लोग भी इसी तरह से अपने अपने समुदाय में मीटिंग करके कहते हैं हिंदुओं को ऐसे वोट करना चाहिए, तो देश के लोकतंत्र या सेकुलर चरित्र पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। और इस तरह की प्रवृत्तियां और इस तरह की चीजों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए किसी पार्टी को, देश और देश लोकतंत्र की। ठीक है, अमित तिवारी साहब, आप लोग इसको मुद्दा तो बना रहे हैं वोट जिहाद को, और बहुत सारे बयान भी आपकी पार्टी की तरफ से आए, आपने विरोध भी किया, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं तो इस तरह की बातें
इतनी कट्टर ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो सूट करता है सब चीजें। सूट करने वाली मुझे नहीं लगता कि कोई बात है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सूट करने लायक मुझे नहीं लगता कि कोई बात है, क्योंकि जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिहाद, इसका अर्थ क्या होता है? जंग करना। जंग किसके खिलाफ करना? काफिरों के खिलाफ करना। और काफिर कौन है ये मुझे नहीं लगता कि आपको और मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी किसी को कि काफिर यहाँ किसे कहा जाता है। सनातन को का खात्मा करो कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ युद्ध करो कहा जाता है। और किस तरीके से तो ये इनकी काली मंशा और हिंदुओं के खिलाफ जो द्वेष है ये साफ दिखलाता है। किस तरीके से सलमान खुर्शीद उनकी भतीजी हैं, किस तरीके से सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में जाकर ये कहते हैं कि हमें जीतने के लिए, मोदी को हराने के लिए आपका साथ चाहिए। यहाँ के कांग्रेस के नेता भारत में ये कहते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन तो हो सकता है लेकिन हमारा दुश्मन नहीं है। किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि जुम्मे के दिन इलेक्शन है और उस दिन आपका मुकाबला शैतान से है, हमें शैतान को हराना है। उनके खिलाफ खड़ी हैं माधवी लता जी। तो वो शैतान किसे कह रहे हैं? निश्चित तौर पे एक हिंदू प्रत्याशी वहां पे खड़ी है, एक नारी शक्ति खड़ी है वहां पे, उसको वो शैतान कह रहे हैं और उसको शैतान के खात्मे की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हमें शक्ति को इस धरती से मिटाना है, तो वो निश्चित तौर पे हिंदू देवी देवताओं को और हिंदू में जिस तरीके से हम पूजा करते हैं, माँ शक्ति की आराधना करते हैं, उसको मिटाने की बात करते हैं। जियाउल रहमान अतीक और मुख्तार को शहीद बताते हैं। मारिया खान का तो आपने बात किया ही। गौतम चौधरी टीएमसी के नेता हैं, वो हिंदू इलाकों में जाते हैं और हिंदू इलाके में जाकर कहते हैं कि वोटिंग वाला दिन आप छुट्टी मनाइएगा, क्योंकि अगर आप वोट देने गए तो इस एरिया का मैं हुक्का पानी बंद कर दूंगा। ये टीएमसी के नेता कहते हैं। तो किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ घृणा, हिंदुओं के खिलाफ विद्वेष, हिंदुओं के खिलाफ ये घटिया सोच ये इनकी दिखलाती है, इनकी हताशा दिखलाती है, इनकी निराशा दिखलाती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का, तो इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई सभी आते हैं। और आपने देखा होगा नवीन जी कि जब हम ये कहते हैं कि हमने 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाए, तो वो बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए हर सबके घर में बनाया। जब हम ये कहते हैं कि 12 करोड़ घरों तक हम साफ नल से जल पहुंचा पाए हैं, तो बिना किसी जाति धर्म देखे हुए हमने वो काम किया है। जब हम ये कहते हैं कि 4 करोड़ घर हमने बनाए हैं, तो वो घर हमने सबके लिए बनाए हैं, सभी माताओं के लिए बनाए हैं। वो हिंदू माता भी उसमें शामिल है, मुस्लिम माता भी शामिल है, जैन, बौद्ध, सभी लोग शामिल हैं। लेकिन जब ये बात करते, जब ये कहते हैं कि आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, डेवलपमेंट, अरे हम डेवलपमेंट करते रहे और आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते रहे, आप मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करते रहे, आप हिंदुओं के उत्पीड़न की बात करते रहे, 370 वापस लाने की बात करते रहे, यूसीसी और सीएए को हटाने की बात करते रहे, बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की बात करते रहे। तो किस तरीके से ये देखा गया है कि आप ये जो इनकी काली मंशा है, ये निश्चित तौर पे जनता देख रही है और इसका जवाब वोट के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन आज जो कांग्रेस का ये जो बयान है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी की वो नेत्री हैं, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। खैर इलेक्शन कमीशन में तो मामला गया ही है, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि जो जिहाद शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही, आप लव जिहाद हम सुन ही रहे हैं किस तरीके से केरल और अन्य राज्यों में चल रहा है। अभी कर्नाटक का ताजा मामला, बच्ची नेहा को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया लव जिहाद के नाम पर। लैंड जिहाद, हमने वक्फ बोर्ड का कांड देखा ही है। हर एक जगह को वो अपना वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते हैं, फिर आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली कर्नाटक का मामला है, आईटीसी मेंशन को वक्फ बोर्ड ने अपना प्रॉपर्टी बता दिया है और कह दिया कि आईटीसी को आप वहां से खाली कीजिए।
तो किस तरीके से अब ये वोट के माध्यम से आपने वोट इस लोकतंत्र में, जिसे हम कहते हैं कि ये उत्सव का मौका है, जनतंत्र का उत्सव है, ये आप उसमें जिहाद की बात करते हैं, हम उत्सव ठीक की है। बात करते हैं, आप जिहाद की बात करते हैं। तो मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या इस देश में, क्या जो जिसको हम लोकतंत्र की जननी कहते हैं, क्या इस देश में बहुसंख्यक, क्या इस देश के लोकतंत्र में बहुसंख्यक समाज का कोई स्थान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, जवाब आज देंगे। ये प्रश्न ठीक है, ठीक है, बहुत ही वाजिब और इसका जवाब बिल्कुल चाहिए। ठीक है। पीयूष जी बोलिए। जी, अभी इन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, इन्हीं के नेता 400 इस हिसाब से कहे थे कि जिस समय 400 पास आएगा संविधान बदल देंगे। कार्यवाही हुई? कार्रवाई हुई? पहली चीज। दूसरी चीज, जिस हिसाब से आप हेट स्पीच का मामला कर रहे हैं, ना जाने प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार जो देश के लोगों ने खून बहाया है, आज तक पुलवामा की जांच नहीं हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बात हो रही है यहाँ पे जिहाद की, आप बात कर रहे हैं पुलवामा की। लगता है या तो मुझसे बुलवा ले या तो आप ले बोल रहे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची लगती है? बोले बोले बोलने के बाद बोले, लेकिन मुद्दे पर ये पीयूष जी बोलिए, क्यों लगती है? बोलिए बोलिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सच से कोसों दूर है। आप घबराहट की बात कर रहे हैं। आपका नेता जिसको आपने लखीमपुर खीरी से दिया है, उसके लड़के ने कुचलने का काम किया था, क्यों टिकट अभी तक उनको दिया दोबारा? आप कार्रवाई की बात करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है, जो काम इलेक्शन कमीशन का है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन का एक एजेंट के रूप में बात करता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन कमीशन का एजेंट हो गई है। मुद्दे पर ये पीयूष जी, मुद्दे पर ये। आपका काम डिफेंड का, आपका काम एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और तो वोट जिहाद को समर्थन कर रहे हैं आपकी, आप मतलब क्या कर रहे हैं? आपकी बातों से समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बातों में आपको यही बता रहा हूं कि आपने जिस हिसाब से अभी इन्होंने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन के पास मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगी, मैं उससे इसका जवाब दे रहा हूं। अरे तो हमारे सवाल का जवाब कब देंगे, वो भी तो दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब तो ही मैं दे रहा हूं। मैंने यही कहा, आपने लव जिहाद की बात उन्होंने कही, सही है गलत है बयान? तो बहुसंख्यक का जिस हिसाब से अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कोई और देश में कर रहा है? आप बताइए। उस बयान पे कुछ बोलेंगे आप, जो बयान दिया गया है उस पे सही गलत कुछ बताएंगे? मैंने पहले ही इस बात को कह दिया था कि जिस हिसाब से अगर कोई भी इस तरीके का बयान, कोई भी इस तरीके की जो चीजें देती है, जिस हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, वो चीज गलत। तोड़ मरोड़ कहाँ के, तो साफ साफ बाइट है, सब चल रही है और लगातार वो कह रही है फोन पे भी, हमने जो कह दिया वो कह दिया, कोई गलत नहीं कहा। देखिए, जहां तक बात है कि किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरीके की हेट स्पीच देती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई और दल हो, वो गलत है, कड़ी निंदा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नितिन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है अपने सांसदों को। पता नहीं आज के ज़माने में चिट्ठी लिखने की जरूरत भी पड़ जाती है, जब हर समय फ़ोन और व्हाट्सएप है, तो जाहिर तौर पर जनता को बताना चाहते होंगे। उन्होंने लिखा है कि इस तरह के विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ जो है वो सचेत रहिए। ये आरक्षण के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और जो है ये आपका वोट बैंक छीनना चाहती हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जी ने जो सचेत किया अपने लोगों को, ये उसी तरीके से हम देख रहे हैं जिस तरीके की बयान की आप चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को 10 वर्षों तक देश की जनता ने भारत की सत्ता पर बिठाया। प्रधानमंत्री जी को 10 साल में इतना मौका दिया कि उनको सिर्फ और अपने काम की बात करनी चाहिए, काम की लिस्ट होनी चाहिए कि हमने 10 वर्षों में ये काम किए जो हमने कहे थे, और अब इसलिए देश की जनता हमें फिर से वोट दे ताकि हम इन कामों को आगे कर सके। प्रधानमंत्री की घबराहट ये है कि 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया इस देश में सिवाय नफरत फैलाने के, और अब सिर्फ अपील इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगा कि हमने 10 वर्षों तक जितने झूठ बोले, अब मेरे पास बोलने के लिए झूठ भी नहीं रहा कि हम झूठे वादे लोगों से कर सके।
इसलिए देश की जनता जान गई है। इनके नेता अब कहने लगे कि हम संविधान बदल देंगे और वही व्यवस्था लागू कर देंगे जो पहले कभी थी इस देश में। मनुवाद की व्यवस्था को लागू कर देंगे, जिसमें आदमी को आदमी के बराबर बैठने का अधिकार नहीं होगा। आदमी में वर्ग विभेद इतना बड़ा होगा कि एक व्यक्ति, एक समाज देवताओं की श्रेणी में होगा और दूसरा समाज पशुओं की श्रेणी में होगा। इस हालात को पैदा करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के मन में चल रही है, वो बात आम जनमानस समझने लगा है। और अब आम जनमानस फिर से उसी संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश में अमन, चैन और शांति कायम करने के लिए बदलाव चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये घबराहट हुई और तभी आकर के, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि हमारी सत्ता जा रही है, और इसी 2 चरण के मतदान ने साबित कर दिया है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन के लोग सरकार में आने वाले हैं और ये आएंगे तो आपके घर के 2 कमरों में से एक कमरा छीन ले जाएंगे, आपकी संपत्ति छीन ले जाएंगे, और यहां तक गिर गए कि माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी छीन ले जाएंगे। इस तरीके की घिरी हुई घटिया दर्जे की बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मजबूर होना पड़ा। इसलिए अब उनको चिट्ठी भी लिखनी पड़ रही है कि देश के नेताओं को ये मैसेज देना है कि फिर से किसी भी तरीके से जमीनी स्तर पर जाओ और नफरत के बीज बो और किसी तरीके से समाज में विभाजन पैदा करने का काम करो। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी आपके चैनल में बैठ करके झूठ बोला और ये कहा कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की बात हो रही। अरे भाई, आप पढ़े लिखे साथी हो, ये बताओ बाबरी मस्जिद किसको कहते हैं? जो बाबर ने बनाई होगी। अब तो बाबर है नहीं, तो इस समय कौन दूसरा बाबरी मस्जिद बना सकता है? और रही बात मस्जिद बनाने की, तो उसी कोर्ट ने जिसने मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की बात की, मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला किया, उसी कोर्ट ने यह भी फैसला किया कि एक मस्जिद भी मुसलमानों को लिए बनाई जाए, और वो जमीन देने का काम तो देश की भारत की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो अगर देश में समता और समानता की बात हो रही है, और एक बात इन्होंने कही एक नेता का नाम लेते हुए कि उन्होंने कहा कि इस दिन जुम्मे के दिन आज मतदान होगा, शैतान का खात्मा करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, उस नेता का आपने नाम लिया, मैंने पूछा कि जब वो नेता एक मस्जिद के सामने से गुजरती है अपने जुलूस को, अपने काफिले को लेकर, और सांकेतिक तीर चलाकर एक धर्म स्थल को तोड़ने की बात करती है, क्या वो नफरत की बात नहीं थी? वो शैतान नहीं है? इंसान हो सकता है क्या? खुदा का घर, इंसान और ईश्वर का घर, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, उन्होंने खंडन किया है कि हमने ऐसा नहीं किया है। मैं किसी का भी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं भूप की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो पूरे मार्केट पे है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद की प्रत्याशी अपना जुलूस लेकर जा रही है और पूरा बाकायदा सांकेतिक तीर चलाकर मस्जिद के ऊपर छोड़ रही है। क्या वो इंसान हो सकती है? क्या उन्होंने खंडन किया मस्जिद नहीं, आप अपने शब्दों में कह रहे हैं। ठीक है, वो छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर जवाब लेंगे। और ब्रेक के बाद राजधर्मे का फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा चल रही है वोट जिहाद का जो बयान आया है वो कितना खतरनाक है, और लगातार चुनाव में जिस तरह से धर्म और जात के नाम पर बयानबाजी हो रही है, ये देश के लिए कितनी खतरनाक है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता अमित तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता पीयूष श्रीवास्तव जी, डॉक्टर नितेंद्र जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार। जिस तरह से डॉक्टर नितेंद्र आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी खुद लगातार जो है इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है जिनसे कि धार्मिक भेदभाव बढ़ता है, डॉक्टर अमित तिवारी जी इनका जवाब आपसे लेना चाहूँगा। साथ ही सवाल भी है कि आखिरकार इस तरह के मुद्दे आपकी तरफ से भी तो उठाए जा रहे हैं और आप भी लगातार ऐसे मुद्दों का विरोध भी कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? नहीं नवीन जी, एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर सामने से कोई तुष्टीकरण की बात करता रहेगा, अगर सामने से कोई हिंदू उत्पीड़न की बात करता रहेगा, अगर सामने से कोई ये कहता रहेगा कि हम संविधान बदल देंगे, सामने से कोई ये कहता रहेगा कि वो यूसीसी और सीए को लागू नहीं होने देंगे, वो कहता रहेगा कि अतीक और मुख्तार शहीद हैं, अगर कोई कहता रहेगा बोलने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दूंगा, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। हिंदू वोटरों को डराने का काम करेगा, हिंदू समाज को जातियों में बांटने का काम करेगा,
हिंदुओं की जायदाद का एक्सरे करके उन्हें किसी और वर्ग, किसी और समाज को देने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पे उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम सिर्फ डेवलपमेंट 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 का ही नहीं बोल सकते हैं। अगर ये सब बातें आज समाज में चल रही हैं तो उसका जवाब भी आना चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मैंने अपने आंकड़े रखे कि जो जो हमने काम किया, इनकी तरफ से क्या आंकड़े आए? कुछ भी नहीं आया। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? तो डेवलपमेंट की बात क्या एक तरफा होनी चाहिए? चुनाव का मौका है, अरे ये यही तो मौका है जहां आप भी अपने काम गिना सकते हैं, लेकिन कोई भी इनमें से वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैं दोबारा कहता हूं कि जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है जंग करना। जंग किससे करना? काफिरों के साथ करना। और काफिर कौन है? किसे ये मानते हैं कि काफिर है? क्यों दुनिया को गुमराह कर रहे हो भाई अमित जी? काफिर है, हिंदू कहाँ लिखा है जिहाद का अर्थ? आखिर यही तो किया है इन्होंने। ठीक अरे है, गूगल पे कर लो भाई। यादव जी, मैंने आपको सुना ना, अब आप ही सुन लीजिए। क्यों बौखला रहे हैं? सच्चाई कड़वी होती है, जंग करना तो फिर सच्चाई तोड़ना कड़वी पड़ेगा होती है, सच्चाई कड़वी होती है, उससे आदमी तिलमिला जाता है। तीर निशाने पे लगा है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। तो निश्चित तौर पे हिंदू देवताओं को काफिर कहा जाता है, हिंदू समाज को काफिर कहा जाता है, सनातन धर्म को काफिर कहा जाता है, और उसी के खिलाफ लड़ने के लिए इस जिहाद शब्द का उपयोग किया गया है। वरना आप ये बताइए, इस लोकतंत्र के उत्सव में जिहाद का कोई भी स्थान है क्या? नहीं है। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में आपसे कहा था कि इस लोकतंत्र की जननी में, इस देश की लोकतंत्र में, इस देश के बहुसंख्यक समाज का कोई स्थान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। इन दो पैनलिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस और सपा के जो प्रवक्ता यहां पे बैठे हुए हैं, नहीं दिया, क्योंकि उनको उसका ध्यान ही नहीं है। उनको उसके ऊपर बात ही नहीं करनी है। इन्होंने तो हमेशा MY समीकरण, तो कहीं जाकर कहीं कोई और OBC और कहीं कुछ और समीकरण, ये लोग यही तो कह रहे हैं ना कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अभी कर्नाटक में 4% OBC कोटे से आपने, भारतीय जनता पार्टी कह रही है आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म करने का काम विपक्ष की सरकार कहाँ कौन खत्म कर देगा? यादव ऐसे शब्द बोलो तो लोगों को पता जाए, दर्शकों को भी समझ में आ जाए। आपको देखिए, तिलमिलाइए मत, आपको समझने का जवाब मिलेगा। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, बाल कर रही है से इस तरीके। आप ही नवीन जी ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम आरक्षण जो दिया है और उसमें जो कोटा घटाया है उसकी बात कर रहे हैं। आपको भी पता है ये बात क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगा कि ये राजनीतिक क्षेत्र में है, इनको सभी चीजों की जानकारी होगी, सभी खबरों की जानकारी होगी, लेकिन अगर ये एक एक चीज पे इस तरीके से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो मेरे ख्याल से लालत है इनकी राजनीति पे। हो सकता है कर्नाटक की जानकारी ना हो, आंध्रा की जानकारी ना हो, उनको यूपी की राजनीति करते हैं। ठीक है, हो सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से आप कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आई और उसने OBC के कोटे में से 4% निकालकर मुसलमानों को दे दिया। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण, क्या ये संविधान कहता है? जिस संविधान की ये दुहाई देते फिर रहे हैं, संविधान को खत्म करने वाले लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान से आरक्षण छीनने वाले लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। किस तरीके से आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ। 5 बार इन्होंने यही प्रयास किया कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म किया जाए और उसे मुसलमानों में बांट दिया जाए। वो तो भला हो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके ऊपर उसको स्टेप डाउन किया, वरना ये तो दे चुके थे। बंगाल की स्थिति यही हुई। बंगाल में 91 जातियों को जोड़ा गया और उसमें से 90% वो जातियां हैं जो वो लोग हैं जो मुसलमान हैं। ठीक है अमित तिवारी जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी सब बातें बहुत बार आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ गई? आखिरकार क्या कारण है? क्योंकि ये बड़ा सवाल बन चुका है आजकल के जमाने में। अपने नेताओं से बात करने के लिए तो उन्होंने जाहिर तौर पर चिट्ठी लिखी नहीं है। चिट्ठी तो जनता को बताने की लिखी है, जनता को समझाने की लिखी है। तो ऐसा बताना क्यों पड़ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे नवीन जी, आप देखिए, आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सबसे ज्यादा जनता जिससे संवाद करती है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये अपना एक वो है कि वो चिट्ठी लिखकर अपनी देश की जनता से बात करते हैं। और परिवारों को हम चिट्ठी तो लिखते रहते हैं, ये तो हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है। तो निश्चित तौर पे वो जिस तरीके से बहुत उनको जो तरीका अच्छा लगा, उस तरीके में उन्होंने अपनी जनता से, अपने परिवार से बात करने का प्रयास किया है और ये चीज बताने का प्रयास किया है।
अगर इस पे भी अगर सवाल उठ रहा है तो मेरे ख्याल से विपक्ष के खेमे में मुद्दों की कमी है, लालच पड़ नहीं, गए हैं वो लोग कि उनके विपक्ष पास यही तो कोई कह रहा मुद्दे है, नहीं विपक्ष मिल कह रहा रहे है हैं। चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब कहने की घबराहट है, ये कह रहा है। नहीं, विपक्ष को पता ही नहीं है कि जनता से संवाद कैसे करते हैं, उनका तो धरातल ही हट चुका है। तो जिसका धरातल हट चुका हो, जो चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा हो ताकि वो अपना वजूद बचा सके, उसके लिए क्या है उसको तो पता ही नहीं है। टोटी चोर को आपको पता होगा क्या कि जनता क्या कहना चाहती है, वो तो चोरी करेगा। भ्रष्टाचारी को पता होगा कि जनता क्या कहना चाहती है, वो तो अपना भ्रष्टाचार करेगा। परिवारवादी पार्टियों को जनता से मतलब होता है क्या? वो तो बस अपने परिवार का पालन पोषण भरण ठीक पोषण है, करती हैं, ठीक है, उसको जनता से क्या लेना देना। ठीक है अमित जी, ठीक है, ठीक है। पीयूष श्रीवास्तव जी बोलिए। नेता है, पीयूष जी कुछ बहुत बोलना चाह रहे हैं बहुत समय से। इतने लोकप्रिय नेता हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने वो मार्ग चुना अपने अपनी परिवार से, अपनी जनता से बात करने का। ठीक है, बात आ गई, आपकी बात आ गई है। पीयूष जी बोलिए। जहां तक बात इन्होंने कही है, 2-3 बात अभी इन्होंने एक पोस्ट पर किया है कि हम सिर्फ डेवलपमेंट पर ही बात क्यों करें। इन्होंने कहा था अभी अपनी बात कि डेवलपमेंट नहीं और सारे मुद्दे हैं, तो जब डेवलपमेंट किया होगा तब ना डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। समझ में भी लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की समझ। ऐसे पैनलिस्ट को क्यों बैठाते हैं भाई, जो सुनना नहीं चाहते? हम लोग सुन रहे थे ना। बोले बोलिए 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 बोलिए। आईएम्स, आईआईटी, आईआईएम के बाद जितनी यूनिवर्सिटी है, जितने कल कारखाने हैं, किसने शुरुआत की है? हमेशा कांग्रेस के देश को जोड़ने की बात की। आप एक बात और समझिएगा, इन्होंने एक बात अभी कही है कि विपक्ष मुद्दाहीन है, विपक्ष संवाद नहीं कर पाता है। जो नेता 1100, 1200, 1400, 1500, 1800 किलोमीटर चल दिया, वो संवाद ही नहीं कर पा रहा, बिना संवाद किए चल रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी। और उसके बाद फिर आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, तो जो नेता संवाद कर रहा है, आपकी तरह दिखावा करने वाले लोग नहीं है, मजबूती से चुनाव लड़ना और जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं। दो लोगों की सरकार नहीं है ये। सरकार किस तरीके से तानाशाही करी। और आप मुद्दे की बात करते हैं, विपक्ष के क्या बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? मैं आप सबके माध्यम से पैनलिस्ट, जितने भी पैनलिस्ट हैं, जो भी गणमान्य लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे दर्शक, वो बताएं कि क्या इस बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, पेपर लीक, अस्पताल, बीमारी, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? क्या जरूरत थी जब राजस्थान में 25 लाख रुपए 10 सेकंड दीजिएगा नवीन जी, जवाब दे दूंगा। तो क्या जरूरत थी उसकी चीज को बंद करने की? और 35 रुपए में 32 रुपए, यही मैं बता रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से आप। बात 32 रुपए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, जो आज आप राशन चिल्ला रहे हैं, 32 रुपए तो कब का माफ कर दिया। मात्र 3 रुपए की आप लोग केवल जनता को नहीं लीजिए, 32 रुपए हमने दिया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, जो राशन कार्ड में पर्ची निकलती है वो बात कह रही है। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है आप देख लीजिए। इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी ने जिस हिसाब से आप देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने हाईवे बनवाने का काम किया हुआ था, उससे बड़ा आज तक उस हाईवे का तोड़ नहीं हो पाया। उस हाईवे पे आज आपके ही नेता दिल्ली, मेरठ और कहां जाते हैं, हमारे देश की जनता जाती है। और आप मुद्दे की बात करें, मुद्दा ही नहीं है। अरे आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आप कल कारखाने बेच रहे हो, क्या जरूरत थी? जेल, सेल, रेल सब बेचने का काम कर रहे हो। अरे अब तो जिस हिसाब से आपके यहाँ पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, सब बातें बोल देंगे पीयूष जी, वो बात नहीं बोलेंगे, इस पे बहस चल रही है। बच्चों पे लाठीचार्ज होगा। सलमान खुर्शीद जी से पूछेगा, सलमान खुर्शीद इतने बड़े नेता हैं, उनसे कुछ पूछेगा, कोई जवाब तलब करिएगा। आप विरोध कर रहे हैं बयान का, कुछ कहिएगा कि क्या करवा रहे हैं आप? बात ये बताइए, आप मुझे एक बात ये बताइए, बात डेवलपमेंट पर इन्होंने कही है, आपको मुद्दा नहीं है, लोग संवाद नहीं कर पाते, इसका उत्तर मैं इनको आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात आ गई है। अब मेरा सवाल है, सलमान खुर्शीद से पूछेंगे आप? 30 सेकंड आपकी बात, अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी लोग थे, आपकी सीबीआई, आपकी की सरकार में सीबीआई ईडी की जांच हुई थी ना, 2G, 3G, 4G, जो भी स्पेक्ट्रम घोटाला कहते थे, कॉमनवेल्थ, क्या हुआ? क्यों चली गई ठंडे बस्ते? 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। और पीएम केयर फंड का भी एक बार जांच हो जाए, सारा चीजें निकल जाएंगी बाहर। ठीक है, 10 सेकंड बोलिए अमित जी, फिर मैं डॉक्टर दीक्षित के पास जाऊंगा। जी धन्यवाद नवीन जी। देखिए, इन्होंने सही, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महंगाई से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है?
महंगाई से बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? आप देखिए ना, कांग्रेस के जमाने में महंगाई कितनी थी, इनको बताना चाहिए। डबल डिजिट में महंगाई थी, 11% से ज्यादा कांग्रेस के जमाने में महंगाई थी। क्या बात करेंगे उस चीज की? आज अगर आप देखेंगे तो 5.1% महंगाई दर है, और पिछले क्वार्टर का देखेंगे तो 4.8%। ये है महंगाई दर। कहां है महंगाई? अगर मुद्दा है तो सिर्फ आपके खेमे में है पीयूष जी, और कहीं नहीं है। कोई अगर बेरोजगार है तो कांग्रेस के नेता उनके तो प्रवक्ता सारे राहुल अकाउंट गांधी आपने है, सीज करवा और दिए कोई बेचारे, बेरोजगार नहीं है। उनके अकाउंट है नहीं जो है इस समय, मैं अकाउंट में दे पैसा रहा हूं। नहीं है और चुनाव लड़ना पड़ रहा है। किलो दाल। ठीक है पीयूष जी, आपकी बात आ गई है। डॉक्टर दीक्षित, क्या महंगाई की ठीक है बात कर ठीक रही है भारतीय जनता ठीक है पार्टी? पीयूष जी, इसको आपकी आप प्रयोग अपनी बारे में करिएगा। बोल चुके हैं। इन्होंने कहा महंगाई नहीं पीयूष जी है, अपनी बारे में बोल चुके हैं आप। नहीं करेगी। अब ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी ना, सबको मौका मिलना चाहिए ना। डॉक्टर दीक्षित, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ा। अमित तिवारी जी कह रहे हैं ये उनका तरीका है जनता से बात करने का। विपक्ष कह रहा है ये घबराहट है, क्योंकि हमारे मुद्दों से वो घबराए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई घबराहट है, कोई स्ट्रेटजी है? पहले दूसरे दौर का जो मतदान है, अभी नया आंकड़ा आ गया चुनाव आयोग का कि मतदान जो है 11 दिन बाद जारी कर रहा है चुनाव आयोग। ये भी एक बड़ा विवाद का विषय बन गया है, 11 दिन क्यों लग गए? तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी है इसमें जो है? नवीन जी, दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए, एक ये, पहले आप चुनाव आयोग की बात से चलते हैं। चुनाव आयोग ने, क्योंकि मैं एक राज्य का पूरा कवरेज देख रहा हूं, तो सारे आंकड़े अगले दिन दे दिए थे। फाइनल आंकड़े इसलिए बाद में आते हैं क्योंकि इस बार विशेष रूप से चुनाव आयोग ने बड़ी से बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोगों के, 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, ऐसे लोगों के लिए अलग से वोटिंग की व्यवस्था की है। उसके लिए अलग मशीनें थी। तो सबको कलेक्ट कर करके, और मैं आपको बताऊं कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 10 से 12,000 15,000 लोग का ऐसे अलग वोट कराए गए। पोस्टल बैलेट अलग होता है। तो सबको एक साथ जोड़ कर करके, जिससे बिल्कुल त्रुटिहीन हो। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला दोबारा अभी गया था ईवीएम को लेकर, उसमें केरला के एक वोटिंग को लेकर के कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव मशीन में जब बटन दबाया जा रहा था तो कमल का निशान निकल रहा था, और ये किसी लोकल अखबार में वहां छप गया था। उसका खंडन बाई चांस चुनाव आयोग ने नहीं किया था। उसका उदाहरण पेश करके कहा गया कि सारी मशीनें ऐसी खराब है। इस तरह का आजकल मीडिया ग्लेयर का जमाना है। इसमें फूक फूक कदम रखना बेहतर है, बजाय इसकी कि जल्दबाजी करना। तो पहली बात। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री के पत्र की बात है। देखिए, जब पत्र की बात आती है रविंद्र जी, तो हमको भी अपने बचपन की याद आ जाती है कि जब हम अपने पिताजी को चिट्ठियां लिखते थे, वो पूना में थे, और चिट्ठी लिखते समय हम लोग को लगता था कि कितनी बातें सारे लिख डालें। एक आपने बड़ा सवाल पूछा नवीन जी कि आज जब व्हाट्सएप का जमाना है, ईमेल का जमाना है, डायरेक्ट फोन का जमाना है, फ्री फोन कॉल है, तो चिट्ठी क्यों? चिट्ठी में एक जो अपनापन होता है, आज भी आप बहुत मेहनत से कभी कभार अगर कोई एक चिट्ठी लिखते हैं तो बहुत खास के लिए लिखते हैं। ये उसका महत्व है। एक उसका सांकेतिक महत्व है, एक उसका अपनापन का भावनात्मक महत्व है। कितने भी ईमेल व्हाट्सएप आप कर लें, एक चिट्ठी लिख दें। लेकिन दीक्षित जी, उसमें कोई भावनात्मक बातें नहीं है, उसमें बातें सारे चुनावी मुद्दे ही हैं। विपक्ष सावधान रहिए, विपक्ष ये करने वाला है, ये इस पर चर्चा हो रही है। अब मैं आपसे वही बात की बात कह रहा हूं। अब देखिए, इसका पॉलिटिकल कोनोटेशन देखिए कि आपने अगर किसी को फोन करके प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो क्या आप उस पर चर्चा करते? प्रधानमंत्री का ईमेल चला जाता तो आप चर्चा करते? लेकिन प्रधानमंत्री ने चूंकि चिट्ठी लिख करके व्यक्तिगत तौर पर सबको भेजा। एक नई परंपरा आपको याद होगा कि इसी सरकार में शुरू हुई थी इसकी चर्चा, हालांकि चिदम्बरम जी ने की थी सबसे पहले, कि जो भी इनकम टैक्स पे ही अपना पे करता है, इनकम टैक्स और रिटर्न फाइल करता है, उसको एक चिट्ठी आती है। पहले नहीं आती थी। चिट्ठी आती है और बताया जाता है धन्यवाद कि आप देश के कर दाताओं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, देश के विकास में आपका योगदान आता है, उसका एक महत्व होता है। तो अगर चिट्ठी जाती है तो उसका एक पॉलिटिकल कन्नोटेशन होता है। और जानबूझकर जो आपने कहा कि पब्लिक में एक मैसेजिंग, सुप्रीम कोर्ट कई बार कहता है, अभी भी कल परसों में एक ऑर्डर में आया कि आपका ऑर्डर आना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ज्यादा वो लागू होते हुए भी दिखना चाहिए पब्लिक में कि हाँ, इसका तब महत्व बढ़ जाता है। तो चिट्ठी दे करके, अगर चाहे वो चिट्ठी सोनिया गांधी जी लिखे, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखे, चाहे एक आम मतदाता प्रधानमंत्री को लिखे, वो चिट्ठी का और वो पब्लिक डोमेन में जब आता है तो उसका पूरे समाज पर एक व्यापक असर पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है चिट्ठी को लेकर के। जी पीयूष जी, आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी एक संवैधानिक किताब लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो आप भी लेके आए होंगे
संविधान किताब हर समय साथ रखने की बात कर रहे हैं, सभाओं में, हर जगह, तो ऐसा क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। हम किताब आज जरूरत थी, लाए हो, दिखा लीजिए किताब अगर लाए हो तो आप, संविधान वाली पुस्तक। आज हमको आपको अपने अधिकारों के लिए संविधान की किताब रखना जरूरी है। बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पेशा का अधिवक्ता हूँ। पहली बार से भारत के न्याय व्यवस्था में बात आती है, और वो कब है ये आपको भी पता और मुझे भी पता है कि किस तरीके से 2014 के बाद संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हुई है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड वकील, दोनों की मैं बात बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और 25 जिस हिसाब से, एक आपको याद होगा कि अब प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दा लेकर के देश में आए थे कि जुडिशियरी जजेस की अपॉइंटमेंट हम करेंगे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में, यही सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। क्या जरूरत पड़ गई थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की? डिक्लेयर करने की इसमें जरूरत पड़ गई थी क्योंकि कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी अपॉइंटमेंट का राजनीति चली आएगी? हम लोगों ने कभी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी को भी के खिलाफ, अब आप राजनीतिक विश्लेषण आप बेहतर बताएंगे मुझसे, उनके खिलाफ ऑर्डर किया था तो इंदिरा गांधी जी ने उस बात को माना। एक तरीके से आज ज्यादातर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की प्रवक्ता बन रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है दिक्कत सीबीआई में होती है, प्रवक्ता कौन बनती है? भारतीय जनता पार्टी। और अभी देखिए, आपको देंगे वो जवाब। ठीक है, ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जो मैं दे रहा हूं जवाब, जो काम सुप्रीम कोर्ट संस्थाओं का है, जो काम और संस्थाओं का, हमारे खिलाफ भी ऑर्डर आए हैं, हम लोग पालन नहीं करते क्या? सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल चंडीगढ़ का इलेक्शन है, इसलिए जरूरत पड़ी ताकि जनता भी समझ जाए कि भैया हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। जवाब दे देता हूं। ठीक है, जवाब ले लीजिए पीयूष जी, गिनवाने का काम करिए। जवाब ले लीजिए, बोलिए अमित जी, फिर मैं डॉक्टर नितिन के पास। देखिए नवीन जी देखिए, अगर चुनावी धांधली का अगर सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो इंदिरा गांधी स्वयं है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वो प्रूफ भी हुआ, वो प्रूवन केस था कि चुनाव में आपने धांधली की है, जिसके कारण उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी और संविधान के साथ, संविधान के मूल भावना के साथ, संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं पीयूष जी से, क्या इस पे वो एक शब्द भी कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा। इनको शायद जानकारी नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्राइवेसी का मामला है। अरे पीयूष जी सुन लीजिए, तिलमिलाइए मत, सुन लीजिए, तिलमिलाइए मत। मुझे पता है तीर सही निशाने पर लग रहा है, तीर सही निशाने पर लग रहा है, ठीक है। देखिए रिजल्ट आ जाएगा, कहां किसका तीर सही निशाने पर लगा। सुन लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नहीं कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो प्राइवेसी का मुद्दा, अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, काहे तिलमिला रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड में जो प्राइवेसी का मुद्दा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा था कि ये जनता को ये जानने का अधिकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक नहीं कहा था। अगर ये मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है तो जो चंदन लगाकर कांग्रेस पार्टी ने 14.5-1500 करोड़ जो लिए हैं वापस कर दे। जो चंदन लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड भजाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, वो वापस कर दे। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? आज ये पीयूष जी कह के जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी भंजाए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से सारे पैसे वापस कर रहे हैं। अगर असंवैधानिक है और ये मानते हैं तो इनको वापस करना चाहिए। आपने अकाउंट तो फ्रीज करवा दिए उनके, दूसरी अकाउंट में पड़े हैं वो तो। नहीं, अकाउंट में फ्रीज तो बस 100-125 करोड़ रुपए हुए हैं, जो कि इन्होंने टैक्स, अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरा होता समय पर तो वो भी ना होता।
दूसरी बात, देखिए इन्होंने बात की, बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, तो डेवलपमेंट की ही बात हो रही थी। अब तक मैंने आपको जितने भी आंकड़े गिनाए कि अगर जो 52 करोड़ अकाउंट खुले हैं और उसमें 35 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के पास, गरीबों के पास पहुंचा है। कभी यही कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जो ये कहती थी 1 रुपया मैं भेजता हूं तो 85 पैसा कांग्रेस के दलाल खा जाते हैं और जमीन पर 15 पैसा ही पहुंचता है। यही कहा करते थे ना राजीव गांधी। तो ये सवाल तो उनसे बनता है कि आपके दलाल इतनी दलाली क्यों खाती थी कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से आज देश में 80 करोड़ राशन दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हमने ही सब कुछ शुरू किया, हमने, अरे आप इतना ही अच्छा कर रहे थे तो एफसीआई के गोडाउन में, नवीन जी आपके ही रिपोर्ट सारे आते थे उस जमाने में कि एफसीआई के गोडाउन में गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है, फेंकने को जगह फेंका जा रहा है, उसमें कीड़े लग गए हैं, पशु को देने लायक भी अनाज नहीं था। और जब ये संसद में मामला उठता था कि इसको गरीबों में बांट देना चाहिए तो वही इनके पीछे तमरम खड़े होकर कहते थे कि इससे डिस्पैरिटी हो जाएगा, अगर हमने बांट दिया तो गरीब के पेट में अगर अनाज दे दिया तो उससे डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी। इनके नेता कहा करते थे कि 5 रुपए में तो हम पेट भर के खा लेते हैं। इनके नेता कहा करते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। इनके नेता ही कहते हैं कि गरीबी इज अ माइंडसेट। तो जो ये हमें समझा रहे हैं, कृपया मैं इनसे विनम्र निवेदन करता हूं पीयूष जी कि आप जाके माननीय राहुल गांधी जी को समझाइए। प्रखंड राहुल गांधी जी तो किताब लेके चल रहे हैं, संविधान वाले किताब, उस पर क्या कहेंगे आप? संविधान की रखना जरूरी है तो आप भी रखा करिए। नहीं, देखिए संविधान तो हमारे दिल में बसता है। हर एक हिंदू, अगर आज संविधान बचा हुआ है तो वो हिंदू समाज के कारण ही बचा हुआ है नवीन जी, आप ये भी मानकर चलिए। तो हर भारतीय तो उसको लेकर चलता है, लेकिन संविधान को खत्म करने वाली, संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस संविधान की बात करेगी। आप 100 चूहे खाकर आप अगर चले जाए हज को तो क्या आपका पाप धुल जाएगा? आप ये समझते हैं? जनता को पता नहीं चलता है, जनता को याद नहीं रहता है कि आपने क्या क्या कांड किए हैं। डॉक्टर साहब वेट करें, ठीक है। डॉक्टर नितेन जी, जो संविधान वाली किताब है, कांग्रेस रखेगी या आप लोग भी रखेंगे, अखिलेश यादव जी भी लेके चलेंगे? देखिए, संविधान को तो हम लोग दिल में लेके चलते हैं, मतलब हाथ में नहीं लेंगे, आप भी दिल में रखेंगे? व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी बात की जाए, व्यक्तिगत नवीन जी, व्यक्तिगत रूप से मेरी बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। समाजवादी लोग तो संविधान पर आस्था रखने वाले, और मेरी बात करेंगे तो मैंने तो कानून में ही पीएचडी की है, तो संविधान तो मेरे दिल और दिमाग में, जुबान में हुआ है। इसलिए हम लोग संवैधानिक परंपराओं को, संवैधानिक व्यवस्था को और संविधान को मानते हैं, आस्था रखते हैं, उसी पर चलते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाए जो इसको बदल देने की, समाप्त करने की और मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं, इनसे पूछिए कि आखिर ये लोग क्या करेंगे। हम लोग क्योंकि तो आदर्श बाबा, वो भी कह रहे हैं हम दिल में रखते हैं, आप भी कह रहे हैं दिल में रखते हैं, कांग्रेस कह रही है हम हाथ में लेके चलेंगे। अब किसकी बात माने जनता? अभी तो देखिए, किसको क्या करना है तो हर पार्टी का अपना सिद्धांत है। कोई चीज हाथ में लेके चला जाए या न चला जाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो जाए, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान बहुत अच्छा होते हुए बहुत बुरा हो सकता है यदि इसके इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे ना हो, और संविधान बहुत बुरा होते हुए बहुत अच्छा हो सकता है यदि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो जाए। तो इसकी भावना क्या है? और ये तो कहावत कहेगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रमुरत देखी तिंदैसी। तो ये तो भावनाओं पर डिपेंड करता है, बहुत सारी बातें। क्या बात है। पीयूष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पीयूष जी बताइए। मैं ये कह रहा सबसे पहले तक संविधान मिलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा तीर सही निशाने पे लगा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ में आ चुका है कि हम चुनाव भी हार रहे हैं और इस बार दिल्ली से वापस जाने की स्थिति में हो गए। नहीं, आपके अधीर रंजन चौधरी जी ने अभी बंगाल में बयान दिया है। पीयूष जी 10 सेकेंड। अधीर रंजन चौधरी जी ने बंगाल में बयान दिया है कि आप भाजपा को भले वोट दे दीजिएगा पर टीएमसी को वोट मत दीजिएगा। देखिए, अब ये स्थिति इनकी देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यही है कि दूसरे पहले दिया समय पे बोलने के लिए नहीं, अभी आज की बात है। अब सुन लीजिए भाई, आप बात कौन कर रहा है संविधान की? भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेता कह रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, और क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं आप, ठीक है। संविधान में जिस हिसाब से लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीक्षित 30 सेकंड बता दीजिए संविधान वाला मुद्दा कितना चलेगा इनका, बस समय खत्म हो रहा है। देखिए, सिर्फ इतनी बात बता दूं जो डॉक्टर नितेंद्र कह रहे थे
कि दिल में संविधान की किताब रख करके उन्होंने 1995 का गेस्ट हाउस कांड किया था। दिल में संविधान की किताब रख करके आज मारिया जी ने वोट जिहाद की बात की है। तो दिल और आचरण जब एक जैसा हो जाएगा तभी उसका जनता पे असर पड़ेगा, मेरा सिर्फ ये कहना है। ठीक है, संविधान पे आस्था जरूरी है, लेकिन दिखावा भी उतना ही जरूरी है। आप सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में शामिल होने के लिए वक्त खत्म हो चुका है, तो राजधर में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।